हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय कुमार। आपका इस यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। इसको राज विलय की नीति या हड़प की नीति भी कहा जाता है। और यह नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में अडॉप्ट की गई थी। 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल था। इस पीरियड में भारत में यह नीति भारत के साम्राज्यवादी इतिहास का एक अनुपम चरण है, अनुपम उदाहरण भी है। और अंग्रेजों की समाजवादी महत्वाकांक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और इसी महत्वाकांक्षा का एक क्लाइमेक्स इसको कह सकते हैं आप। क्लाइमेक्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए थे, व्यापारिक रूप में आए थे, धीरे धीरे इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और सहायक संधि अपने पढ़ा राज्यों का मिलाने की बात आई। यहाँ पर इस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में काफी अधिक राज्यों को डलहौजी ने मिलाया और अल्टीमेटली 1857 की क्रांति होती है। और उस क्रांति के बाद फिर राज्य को मिलाने की प्रथा उनकी समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे है ना, उन्होंने राज्य को मिलाना बंद कर दिया। मतलब ये जो हड़प नीति है, ये हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीतियों के तहत एक क्लाइमेक्स था। इसका काफी चरण पर पहुंच गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट भारतीय शासन अधिनियम आता है, तो उन्होंने राज्यों को अब विलय करने की अपनी नीति को त्याग दिया था। तो यहाँ इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि भारत में जो हमारी परंपराएं थी, भारत की परंपराएं थी हिंदू धर्म में यह परंपराएं थी, अभी भी यह परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका कोई वारिस नहीं हो, वारिस का सेंस यहाँ पर बात आती है बार बार लीगल मेल हेयर, वैध पुरुष वंश, उसका मतलब पुत्र, एक तरह से हम कह सकते हैं पुत्र। अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है और वो चाहता है कि गोद ले, तो हिंदू धर्म में गोद लेने की परंपराएं काफी प्राचीन काल से रही है। और जिस बच्चे को गोद लिया जाएगा, वह बच्चा उस व्यक्ति के सारी संपत्ति का वारिस होगा, अधिकारी होगा। यह हमारे हिंदू धर्म में था। और यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि यह राजवंश के लिए भी था। राजवंश में भी कोई राजा अगर वह निसंतान है, पुत्र उसका नहीं है, और वैसी स्थिति में वो अपना वारिस बनाना चाहता है, अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, तो किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को गोद ले सकता है और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। यह परंपराएं काफी पहले समय चलती आ रही थी। और इसी प्रकार से 1825 ईस्वी में कंपनी का एक रूल आया था कि हाँ, भारतीय लोग गोद ले सकते हैं, गोद लेने कोई मनाही नहीं थी। लेकिन कभी कभी अंग्रेजों के द्वारा इसमें हस्तक्षेप होता था। जब इनके पास परमिशन के लिए भी कभी कभी बुलाते थे कि भाई आपको गोद लेना, परमिशन लीजिए, कभी परमिशन देते थे, कभी परमिशन नहीं देते थे। लेकिन जब डलहौजी आया 1848 में, तो इसने भारत में गोद निषेध की प्रथा को प्रारंभ किया। गोद निषेध प्रथा, नो एडॉप्शन, सिस्टम ऑफ नो एडॉप्शन, एडॉप्ट नहीं करना है। तो एडॉप्ट जब नहीं करेंगे तो उनका राज्य क्या होगा, सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा हड़प लिया जाएगा, अपने अधीन मिला लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर उसने इस नीति को अवलंबन किया और राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा। तो आप कैटेगरी को यहाँ ध्यान से समझेंगे। जो हड़प नीति का जो राज्य की कैटेगरी थी, श्रेणी थी, वह श्रेणी 3 भाग में बांटी गई थी। पहला, वैसे राज्य जो कभी किसी दूसरे राज्य के अधीन नहीं रहे हों, मतलब वह राज्य जो स्वतंत्र रहे हों, कभी किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं रहे हों, वह राज्य गोद ले सकता है। इनको गोद लेने की छूट थी। यहां ध्यान रखना है, ऐसे राज्य बहुत ही नगण्य थे, नहीं के बराबर थे। दूसरा, वैसे राज्य जो पहले मुगलों के अधीन थे, मतलब अभी स्वतंत्र हैं, जो राज्य अभी स्वतंत्र हैं, यहां है कि पूर्व से ही स्वतंत्र हैं, अभी स्वतंत्र हैं, परंतु पहले मुगलों का, मराठों का या किसी अन्य राज्य के अधीन रहे हों, अन्य के अधीन रहे हों। अगर ऐसा है तो अभी चूंकि ये स्वतंत्र हैं
पहले किसी के अधीन रहे हैं या टैक्स पे ही रहे हैं, टैक्स पे ही रहे हैं, टैक्स चुका रहे हैं, तो इन राज्यों को कंपनी की अनुमति से गोद लेने का अधिकार होगा। कंपनी की अनुमति से गोद ले सकते हैं। हालांकि कंपनी शायद ही परमिशन देती थी, ये ध्यान रखना, अनुमति का लेकिन प्रावधान था। और तीसरा राज्य ऐसा राज्य था जिसकी स्थापना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी अंग्रेजों की रही हो। मतलब तीसरा राज्य जो अंग्रेजों की मदद से स्थापित हुए हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उसका रोल रहा हो, ऐसी स्थिति में इनका क्या है, वो गोद नहीं ले सकते। ऐसे राज्य पुत्र गोद नहीं ले सकते। ध्यान रखना, अंग्रेज तो काफी शक्तिशाली बन चुका था इस समय तक। हर एक वहां पर जितने भी राज्य थे तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनका योगदान था। सतारा के साथ भी था, अवध के साथ भी था, तो जयपुर के साथ भी था, नागपुर के साथ भी था इनका, कि इन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उनके राज्य के स्थापना में या फिर राज्य के निर्माण में उन्होंने मदद किया था। ऐसी स्थिति में 3 कैटेगरी को बांटा गया था। आप यहाँ क्लियर कर देख सकते हैं कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने ऐसी रणनीति यहाँ पर अपनाई जिससे क्या होगा कि भारतीय राज्य जिनका पुत्र नहीं है, राजा का पुत्र नहीं है, लीगल मेल है, पुरुष वंश या पुत्र नहीं है, उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। मतलब उसे पुत्री होने से मतलब नहीं है, गोद अगर कोई ले भी लिया हो और उसके बाद अगर परमिशन लेने के लिए जाता था तो वह एक्सेप्ट नहीं करता था। सतारा केस में ऐसा ही हुआ था। नागपुर के केस में भी जब राजा ने गोद ले लिया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो फिर कंपनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। झांसी के बारे में जानते हैं, गंगाधर राव की मृत्यु होती है तो आनंद राव जो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था उसका परमिशन नहीं मिला। इसके अलावा वो पेंशन और उपाधि इसको भी बंद कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। पेंशन उपाधि बंद कर दिया। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव को 1818 ईस्वी में बिठूर भेज दिया गया था पेंशन पर, और जब नाना साहब उनका दत्तक पुत्र था उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। इसके आधार पर यहाँ पर विरोध भी होता है, काफी भयंकर विरोध होता है। इसका समाजवादी नीति का काफी विरोध होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से राज्यों को मिलाया गया इस आधार पर। तो हड़प नीति के पहला शिकार होता है सतारा, जो मराठा का क्षेत्र है। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, 1849। चौथा बघाट प्रदेश 1850, उदयपुर, झांसी, नागपुर 1852। ईस्वी सन भी याद रखना है, क्योंकि आप जब ईस्वी सन याद रखेंगे तो क्रम में सजाने वाला प्रश्न आता है। निम्नलिखित को क्रम में सजाएं, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत निम्नलिखित किन किन राज्यों का हड़प क्रमशः हुआ है, क्रम में सजाएं, तो आप इसको बेहतर तरीके से तभी आप कर पाएंगे जब आप इसको याद रखेंगे इस तरह से। इसके अलावा एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, एक था यहाँ पर करौली, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में करौली है। यहाँ 1855 में इसको मिलाने की कोशिश किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको मना कर दिया। करौली का है ना हड़प नहीं हो पाया, विलय नहीं हो पाया, लेकिन करौली को याद रखेंगे, ये चर्चित हो जाता है। इसके बाद अवध की बात आती है 1856। ये अवध को कुशासन के आरोप में 1856 में डलहौजी ने अपने राज्य में विलय कर दिया, भारत कंपनी के राज्य में विलय कर दिया। इसलिए अवध को इसमें हम लोग नहीं रखेंगे, अलग से कुशासन के आरोप में इसको मिलाया गया था। तो ये राज्य थे जिनको समाजवादी नीति के तहत मिलाया गया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास का। इसके चलते भारत में अंग्रेजों की शक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, भारतीय धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में निराशा का भाव आता है। भारतीय राजे रजवाड़े और भारतीय जो सामंतवादी वर्ग के लोग थे, जमींदार वर्ग के लोग थे, ये काफी मायूस होते हैं, निराश होते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप ये देख रहे हैं आप 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण
यह भी रहा है। तो मैं समझता हूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो डलहौजी द्वारा अपनाया गया था, ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।